अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के बच्चे यकीनी तौर पे आप खैरियत से होंगे। आज MCQs क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 और इसमें आज हम थर्ड वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। याद रहे कि 1.1 और 1.2 पे हमारी फर्स्ट वीडियो थी और 1.3 और 1.4 पे सेकंड वीडियो थी और आज हम 1.5 पे अपनी थर्ड वीडियो बना रहे हैं और यकीनी तौर पे फोर्थ वीडियो आपकी लास्ट होगी इस चैप्टर से। तमाम बच्चे गौर से सुन लें, ये चैप्टर MCQs के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम फौरी तौर पे स्टार्ट करते हैं। आज 1.5 से हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट MCQs के अंदर लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज A as डैश पार्ट ऑफ Z। Z आपके पास हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और याद रखें कि आयोटा के साथ जैसे कि B लिखा है और यहाँ पे A लिखा हुआ है। आयोटा के बगैर जो नंबर होता है वो रियल होता है, यानी कि वो टर्म जिसमें आयोटा के बगैर वाली टर्म होती है, जैसे कि ये A जो है आपके पास ये कौन सा पार्ट है, ये रियल पार्ट है। और नंबर 2 के ऊपर बात करें तो वही बात कि B आपके पास कौन सा पार्ट है, तो B आयोटा के साथ लिखा हुआ है तो ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। और इस बात को सिर्फ आपने याद रखना है कि रियल पार्ट वो होता है जो कि विदाउट आयोटा के टर्म होती है और आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। इस तरीके से इसका जो आंसर है नंबर 1 में A जो है वो आपके पास रियल पार्ट है और इसका आंसर होगा रियल। और ऑलरेडी वो पार्ट वहां पे लिखा हुआ है जिसकी जरूरत नहीं होगी। ये रियल लिखा, ये L लिखा हुआ है, इसके साथ रियल पार्ट है। और सेकंड के अंदर B जैसे कि आपको वही तरीका वही अंदाज है, लेकिन आयोटा के साथ जो भी नंबर दे, अगर आपको इस अंदाज से दे तो आयोटा का मल्टीपल B है। B आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा जो कि सॉल्व होने की सलाहियत नहीं रखता और उसका कोफिशिएंट होता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट या नंबर दोनों बातें की जा सकती हैं। पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी बात को अब हम एक नए अंदाज से या एक दूसरे तरीके के साथ आपसे डिस्कस करते हैं। अब नंबर 3 है, इसमें यह कहा गया है कि रियल पार्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिसके अंदर जैसे Z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास दो टर्म ऐसी होती है कि एक आपकी रियल होती है, दूसरी आपकी इमेजिनरी होती है। उन दोनों टर्म को एक साथ अगर बोलना हो तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से हमें रियल पार्ट भी मिल रहा होता है और इमेजिनरी पार्ट भी मिल रहा होता है, जैसे कि हमने नंबर 1 और 2 में एक्सप्लेन किया। और नंबर 3 के अंदर हम दो तरीके से बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आपके सामने आ सकता है। जैसे इसके अंदर रियल पार्ट बोला गया हुआ है और रियल के साथ आपसे इमेजिनरी पार्ट भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, वो भी पूछा जा सकता है। तो रियल पार्ट हमारे पास दो तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। एक तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। ऑर्डर पेयर बुनियादी तौर पे हमारे पास एक ब्रैकेट के अंदर दिया होता है। पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। रियल जैसे कि वहां हमने एक अंदाज से बताया था, पूछने का अंदाज भी जुदा था या दूसरा अंदाज है। तो यहाँ पे हमें रियल खुद दिया गया है और हमें वही काम करना है कि यहाँ पे आयोटा के साथ 9 है, विदाउट आयोटा जो टर्म है हमारे पास 4 है और वो रियल कहलाती है। तो इस तरह से नंबर 3 में जो आपके पास रियल नंबर है वो 4 होगा और एड करके आपके पास एक ऑर्डर पेयर दिया गया है, यानी कि ये अंदाज अलग है। इस अंदाज में वो नंबर जो आयोटा के बगैर वाली टर्म हो, चाहे वो बाद में हो चाहे वो पहले हो, वो रियल कहलाएगी। और आयोटा के साथ बेशक के वो पॉइंट यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया जो कि मैं भूल गया हूं, लेकिन आप रियल के साथ इस जगह नंबर एक और पॉइंट लिख लीजिएगा और इमेजिनरी लिख लीजिएगा।
तो अगर इमेजिनरी पार्ट बोला गया है तो इसका आंसर 9 होगा। यानी कि मैं इस तरीके से करता हूं कि अगर इमेजिनरी पार्ट है तो 9 आंसर होगा, और अगर रियल है तो हमारे पास इसका 4 आंसर होगा। और सेकंड जो इसका पैटर्न है ये ऑर्डर पेयर दिया होता है, तो ऑर्डर पेयर में चूंकि आयोटा नजर नहीं आता, लेकिन याद रखना पड़ता है कि जो सेकंड आपके पास नंबर होता है ये आयोटा का कोएफिशिएंट कहलाता है। यानी एक तरह से आपके पास जो इमेजिनरी वैल्यू है वो 6 कहलाएगी, और जो पहली वाली वैल्यू है चाहे वो कुछ भी लिखा हो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास रियल पार्ट कहलाएगा। तो इस ऑर्डर पेयर के लिहाज से -5 आपका रियल पार्ट हो गया। और अगर यहाँ पे इमेजिनरी की बात करते हैं, जैसे रियल के आगे आप एक दोबारा एक पॉइंट बना लीजिएगा, उसे इमेजिनरी करके यही लैंग्वेज लिख दीजिएगा, तो उस लिहाज से आपके पास इसका इमेजिनरी नंबर जो है वो 6 होगा। और इसके बाद नंबर 4 पे बात करते हैं, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम में आने के इसके भी बहुत चांसेस है। नंबर 3 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारी इंपॉर्टेंट है, आपको सारी आने चाहिए। तो नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि डैश कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है या ऑर्डर पेयर कहलाता है। जिस तरह हमने ऊपर 2 बातें एक साथ की थी, इसी तरह हम यहाँ पे भी 2 बातें एक साथ कर रहे हैं। तो अब कॉन्जुगेट में साइन चेंज होती है उसकी, जिसके साथ आयोटा लिखा हो। अब जैसे ये 3 आयोटा पहले लिखा हुआ है और ये बाद में भी हो सकता है, लिहाजा इस सूरत में आयोटा वाली टर्म पहले है या बाद में है, साइन इसी की चेंज होगी। जब भी कॉन्जुगेट कहा जाता है तो हम आयोटा वाली टर्म की साइन चेंज कर देते हैं। लिहाजा नंबर 4 का जो आंसर होगा वो -3 आयोटा और +1 वैसे ही रहेगा। लेकिन दोबारा से ये मैं बात कर रहा हूं कि अगर यहाँ पे इस तरह लिखा होता कि 1 पहले होता और 3 आयोटा बाद में होता, तो साइन किसकी चेंज होनी थी, जहां आयोटा लिखा हुआ है उसकी साइन चेंज होनी थी। अगर फर्ज करें यहाँ -3 आयोटा होता तो इसके कॉन्जुगेट के अंदर हमने उसे प्लस में कर देना था। कॉन्जुगेट साइन चेंज करने का प्रोसेस कहलाता है। लेकिन नॉर्मल नंबर में हम 2 टर्म होती हैं, किसी के भी साइन को बदल सकते हैं अगर नॉर्मली अलजेब्रा के अंदर कोई भी हमें वेरिएबल्स दिए जाएं या फिर मैथ्स के अंदर दिए जाएं। लेकिन जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो हमें साइन सिर्फ आयोटा वाले की चेंज करनी होती है, क्योंकि यही बात हमारे 3 चैप्टर के अंदर आएगी। वहां पे भी हम सेकंड टर्म की साइन अमूमन टीचर चेंज करते हैं, लेकिन ये ऐसा रूल नहीं होता। चाहे तो हम पहली टर्म की भी साइन चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर आपको याद रखना है कि आयोटा पहले हो या बाद में हो, साइन बस इसी की चेंज होगी। और यहाँ पे भी जैसे हमने ऊपर बात की कि भाई ये वाली टर्म जो है वो आयोटा को रिप्रेजेंट करती है, आयोटा के कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इस अंदाज से इसके बजाय यूं दिया हुआ है तो आपको कॉन्जुगेट बताना है, तो आप सेकंड वाले की साइन चेंज करेंगे। यानी कि इसका कॉन्जुगेट आपके पास क्या होगा, आपके पास इसका कॉन्जुगेट होगा -1, तो वैसे ही रहेगा, लेकिन 1 की जगह क्या हो जाएगा -1। तो समझ आ रही है बात कि यहाँ पे सेकंड की साइन चेंज होगी और यहाँ जहां आयोटा है उसकी साइन चेंज होगी। बहुत बार मैंने समझाया है, बहुत बार कहा है, अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैं बात को बहुत ज्यादा रिपीट करता हूँ, तो सिर्फ इसलिए करता हूँ कि हर तरह से बोलता रहूं ताकि समझ में आ जाए। नंबर 5 है, तो 5 का समझ लें कि 4 का एक सेकंड मेथड है। जैसे 1 2 हमने बात की तो 3 इसका सेकंड स्टाइल था, 4 बात की तो 5 इसका सेकंड मेथड या सेकंड स्टाइल था। अब जैसे यहाँ पे कॉन्जुगेट कहा गया है, इसको जैसे कि हम पहले वाली में देखें तो z = a + आयोटा b है, यहाँ कोई z नहीं है। लेकिन अक्सर औकात क्या करते हैं कि यहाँ पे z के साथ जैसे हमारा पहला और सेकंड पॉइंट है तो फर्स्ट एंड सेकंड है, और यहाँ पे z = पहले रियल पार्ट दिया है, बाद में आपको इमेजिनरी पार्ट दिया है, और अगर z के ऊपर माइनस लगा दिया जाए तो ये इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। लिहाजा कहने का मतलब है इसके 2 अंदाज, समझ आ रही है, 2 अंदाज है।
एक अंदाज कॉन्जुगेट बोलना, एक जेड दे के जेड के ऊपर बार या माइनस लगा देना, लेकिन काम वही है जो नंबर 4 में है। तो यहाँ पे हमने आयोटा वाली की साइन चेंज करनी है, और आपके लिए यहाँ हमने आयोटा पहले टर्म पे रखा था, यहाँ हमने सेकेंड टर्म को सिलेक्ट किया है। तो अब जेड के ऊपर जब हम माइनस लगाएंगे तो माइनस लगाते ही हमें आयोटा वाले की साइन को चेंज कर देना है। समझ आ रही बात? और थोड़ी साथ में एक्स्ट्रा बातें भी बताता चलो, जैसे अगर आयोटा की वैल्यू पूछे कि भाई आयोटा किसके इक्वल होता है, तो वो √-1 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर वो कहते हैं कि आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, तो अगर हम इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो इसकी वैल्यू -1 है। तो ये चीज भी आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि आयोटा √-1 के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर =-1 के बराबर होता है। तो अब हम लास्ट पॉइंट यानी लास्ट एमसीक्यूज के ऊपर चलते हैं, और लास्ट एमसीक्यूज में ये इस तरह है कि बुक के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको इक्वेशन बना के लेफ्ट और राइट पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। जैसे वहां पे a+ आयोटा b था, लेकिन कभी कभार a को x और b को y भी बोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि x की वैल्यू आप बताओ और y की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो अब वेरी सिंपल है कि आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा और y आपके पास 5 के इक्वल हो जाएगा, और इसी तरह x जो है वो विदाउट आयोटा है, तो विदाउट आयोटा -5 है। तो इस तरीके से x की वैल्यू आपके पास -5, और उसके बाद आपकी y की वैल्यू आपके पास +5 हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये एक अहम वीडियो है और इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और इससे पहले ये इन बातों का कोई कॉन्सेप्ट आपकी 9 और 10, 9 में तो मैथ्स कराची में था नहीं, लेकिन 9 और 10 में इस तरह की कोई बात नहीं थी। ये फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर है और हल्की नोयत का है, बहुत ज्यादा इसको मुश्किल नहीं बनाया गया, लेकिन आप लोगों के लिहाज से थोड़ा बहुत इन्होंने फर्स्ट ईयर से इंट्रोडक्शन आपके 9th क्लास में दे दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी। आप इसके स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, और इस सिलसिले में ना तो अभी कोई 10 ईयर आया है ना कोई इसका पेपर आया है, तो यकीनी तौर पे तमाम एक्सपीरियंस टीचर अपने जहन से और अपनी मेहनत के जरिए आपके लिए एक ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, सारे ही बना रहे हैं, लेकिन YouTube पे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैंने MCQs के ऊपर 9th क्लास की MCQs की ओपनिंग की है। अब मसला ये है कि हमारा चैनल इससे पहले था जो कि हैक हो चुका है, और वो अच्छा खासा चल चुका है, मोनेटाइज चैनल था, लेकिन उसके ऊपर जाहिर सी बात है जब सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा होते हैं तो आपकी जो मेहनत होती है उसको सारे देखते हैं। लेकिन अभी हमारा चूंकि चैनल नया है और बहुत ही कम सब्सक्राइबर है और इसे देखने वाले बहुत कम है, और आप ही चाहेंगे तो अपने दोस्तों को और तमाम ऐसे स्टूडेंट जो आपके 9th क्लास में हैं, आपके कोचिंग में पढ़ते हैं, आपके अजीजो अकारिब है, सबको ये बताएंगे। तो यकीनी तौर पे ये एक ऐसा चैनल होता है जिसे हर शख्स नहीं देखता, इसे सिर्फ और सिर्फ वो देखते हैं जो पढ़ना चाहते हैं और क्लास 9 के स्टूडेंट होते हैं। अब बहुत सी वीडियोस आपको पता है कि बहुत सी उम्र के मुख्तलिफ लोग होते हैं, 10 साल का बच्चा है उसके सामने भी ये वीडियो अगर जाती है तो उसे 9 के मैथ से क्या लेना, और इसी तरह अगर 50 ईयर का कोई शख्स हो तो उसने इस मैथ से क्या लेना। लिहाजा कहने का मतलब है एजुकेशन के जितने चैनल्स होते हैं इनके ऊपर बहुत कम व्यूज आते हैं, लेकिन एक व्यूज भी 100 व्यूज के बराबर होता है। लिहाजा कहने का मतलब है कि ये वीडियोस YouTube वाले तो कोशिश करते हैं कि उन्हीं के पास जाए जिनके एजुकेशन से मुतालिक जो डिमांड करे तो उसे ये वीडियोस मिल जाए। तो उम्मीद है कि अब बात आप समझ चुके होंगे कि मकसद सिर्फ ये है कि मेहनत ज़ाया ना जाए। तो सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।